कहानी शुरू होती है साल 2045 में, जहां एक लड़की है जिसका नाम है एमा, जो पैदा होने के बाद से एक ऑर्फनेज में रह रही है। एमा अब 15 साल की हो चुकी है और इसीलिए उस पर यह जिम्मेदारी भी है कि वो छोटे बच्चों का ध्यान रखे। 2 और टीनेजर्स नॉर्मन और रे इसके साथ मिलकर उनका ख्याल रखते हैं। ये पूरा ऑर्फनेज एक औरत के अंडर चलता है जिसे सब मामा कहते हैं। यही माँ है जो हर एक बच्चे के लिए जिम्मेदार है। ऑर्फनेज की हर एक्टिविटी बहुत ही अच्छे से कोऑर्डिनेटेड होती है, चाहे वो खाना हो, सोना हो या पढ़ाई। और पढ़ाई के बाद बच्चों को पूरा टाइम मिलता है खेलने का, बिना किसी टेंशन के। लेकिन एक स्ट्रिक्ट रूल है, किसी भी बच्चे को ऑर्फनेज के गेट के बाहर या प्लेग्राउंड के बाहर वाले फेंस को क्रॉस करने की इजाजत नहीं है। क्यों, ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, हर बच्चे के गले पर एक आइडेंटिफाइंग नंबर लिखा होता है, एक तरीके का कोड। और ये भी रूल है कि कोई भी बच्चा सिर्फ 16 साल की एज तक ही यहाँ रह सकता है। लेकिन अगर कोई उन्हें अडॉप्ट करना चाहे तो वो ऑर्फनेज छोड़ सकते हैं। जैसे आज एक छोटी बच्ची कोनी, जिसे एक फैमिली अडॉप्ट करने वाली है। एमा के पास सिर्फ 1 साल बचा है, 1 साल उस दुनिया को देखने के लिए जो ऑर्फनेज के बाहर है। वैसे ही नॉर्मन ने भी एमा से वादा किया है कि अगर वो पहले बाहर गया तो उसे जरूर एक लेटर भेजेगा। तभी दोनों बाहर की दुनिया के बारे में बात कर रहे होते हैं जब एमा को अचानक याद आता है कि कोनी का फेवरेट टॉय हॉल में रह गया है। रे, जो अभी अभी रूम में आया था, कहता है कि शायद वो अभी भी गेट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसने देखा था कि ऑर्फनेज के गेट की लाइट्स अभी भी जल रही हैं। इसका मतलब वहां अभी भी कोनी हो सकती है, चाहे ये रूल के अगेंस्ट था। रात के वक्त बाहर जाना अलाउड नहीं था, फिर भी एमा और नॉर्मन तुरंत दौड़ते हैं ताकि वो कोनी को उसका फेवरेट टॉय दे सकें। लेकिन जब वो गेट तक पहुंचते हैं तो वहां कोई भी नहीं होता, सिर्फ एक ट्रक खड़ा होता है। एमा जिज्ञासा में ट्रक के पीछे चेक करती है और उस मोमेंट में उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने देखा कोनी की बॉडी को जो ट्रक के अंदर बेजान पड़ी हुई थी। तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है जो उनकी तरफ बढ़ रही होती है। एमा और नॉर्मन तुरंत ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। वहीं से वो दोनों अपनी आंखों से देखते हैं कैसे कुछ डरावने शक्ल वाले डीमंस सामने आते हैं। वो डीमंस ग्रेसफील्ड ऑर्फनेज को ब्रीडिंग ग्राउंड कहकर बुला रहे होते हैं और बच्चों के मांस की टेस्ट की तारीफ करते हैं। उनमें से एक तो कोनी की एज को लेकर कंप्लेन करता है और फिर पूछता है, बड़े बच्चों को हम कब ले जा सकते हैं, क्योंकि इन डीमंस के लिए जवान बच्चों का मांस और भी बेहतर क्वालिटी का होता है छोटे बच्चों के मुकाबले में। लेकिन सबसे ज्यादा झटका एमा और नॉर्मन को तब लगा जब उन्होंने मामा को देखा। वही मामा जो उनकी देखभाल करती थी, वही माँ जिसे वो प्यार करते थे, वो इन्हीं डीमंस के लिए बच्चों को बेच रही थी, जैसे सब कुछ उसके लिए एक रूटीन हो। तभी अचानक एक डीमन रुक गया। उसने हवा में बू महसूस की और नीचे झुककर ट्रक के अंदर देखने लगा। लेकिन उसी वक्त एमा और नॉर्मन ने एक पल का भी इंतजार नहीं किया, वो वहां से भाग निकले। अगले दिन एमा सब कुछ जानने के बाद भी सबके सामने एक मुस्कान बनाए रखती है, अपनी मामा के सामने भी। लेकिन अब एमा को समझ आने लगा था कि ऑर्फनेज के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं, खासकर ये रूल कि कोई भी फेंस के पार नहीं जा सकता। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एमा और नॉर्मन ने एक नया रिस्क लिया। वो प्लेग्राउंड की बाउंड्री के उस पार चले गए, जहां उन्होंने देखा एक बहुत ऊंची दीवार जो उन्हें बाहर की दुनिया से अलग करती थी। ये देखते ही दोनों ने एक प्लान बनाना शुरू किया, यहाँ से भागने का, उन डीमंस के लौटने से पहले। लेकिन इसी बीच ऑर्फनेज में हलचल मच जाती है, क्योंकि एक बच्चा जंगल में खो गया था। सब परेशान थे, लेकिन मामा बिल्कुल शांत थी। उसने अपनी पॉकेट से एक डिवाइस निकाली जो किसी कंपस जैसा दिख रहा था, और उसी डिवाइस की मदद से वो जंगल में उस बच्चे को ढूंढने निकल गई। एमा और नॉर्मन ने जब ये देखा तो वो दोनों कंफ्यूज हो गए, लेकिन फिर उन्हें समझ आया ये डिवाइस असल में एक ट्रैकर था जो हर बच्चे के कान में इम्प्लांटेड था। मामा ने जानबूझकर ये ट्रैकर सबके सामने निकाला था, एक वार्निंग के रूप में उन सब के लिए जो ऑर्फनेज से भागने की सोच रहे थे। और इसका मतलब ये भी था कि मामा को शायद पता चल गया था कि एमा और नॉर्मन ने फेंस क्रॉस किया था। एमा और नॉर्मन आखिर में रे को सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि चाहे जो भी हो, रे उनके जितनी ही उम्र का है। और उस दिन जब एमा और नॉर्मन कोनी का पीछा कर रहे थे, तब रे भी सब कुछ देख चुका था। सब कुछ जानने के बाद रे भी एस्केप प्लान में शामिल हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा परेशान भी होता है, क्योंकि उसके हिसाब से सारे बच्चों को ले जाना मुश्किल होगा। ऊपर से उन्हें ये भी नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है। यहीं से वो लोग लाइब्रेरी में मौजूद किताबों के जरिए बाहरी दुनिया के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। अगर ये डीमंस वाकई बच्चों का शिकार करते हैं तो रे इस कंक्लूजन में आता है कि ये डीमंस स्पेशली उनके दिमाग के लिए उनका शिकार करते हैं। इसका मतलब अगर कोई बच्चा छोटी उम्र का हो तो उसका ब्रेन उतना क्वालिटी वाला नहीं होता, लेकिन अगर किसी की एज 16 के आसपास है तो उनका ब्रेन हाई क्वालिटी कैटेगरी में आता है। इसीलिए मामा हमेशा सबसे कहती थी कि अच्छे से पढ़ाई करो। इसके अलावा उन्हें लाइब्रेरी में मिलती हैं कुछ किताबें जो मोस्टली एक ही आदमी ने लिखी थी, जिसका नाम था
विलियम मिनर्वा, और वो ये भी रियलाइज करते हैं कि हर किताब के स्टैंप में अलग अलग मोर्स कोड छुपा होता है। एमा के मुताबिक ये कोड्स जानबूझकर उन लोगों के लिए बनाए गए थे जो ऑर्फनेज छोड़ना चाहते थे। कुछ ही वक्त बाद मामा सभी बच्चों को बुलाती है एक नए असिस्टेंट से मिलवाने के लिए, जिसका नाम होता है सिस्टर क्रोन। लेकिन सिस्टर क्रोन की एंट्री एमा, नॉर्मन और रे को थोड़ा परेशान कर देती है, क्योंकि अब उनके एस्केप प्लान के लिए एक और नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। अपने कमरे में बैठकर मामा सिस्टर क्रोन को बताती है कि कुछ बच्चे ऑर्फनेज का राज जान चुके हैं, लेकिन मामा उससे कहती है कि वो ये बात अपने सुपीरियर्स को रिपोर्ट ना करे, क्योंकि अगली डिलीवरी तक सिर्फ थोड़ा सा वक्त और बचा है। अगले दिन एमा और उसके दोस्तों ने छोटे बच्चों को एस्केप के लिए ट्रेन करना शुरू किया, लेकिन इस ट्रेनिंग को उन्होंने एक गेम का हिस्सा बना दिया ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब सब मजे से गेम खेल रहे थे, तभी अचानक सिस्टर क्रोन भी गेम में शामिल होने आ गई। सिस्टर क्रोन ने इन बच्चों की स्मार्टनेस को मान भी लिया, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तब होती है जब पता चलता है कि क्रोने खुद मामा को हटाकर उसकी जगह लेना चाहती है। अगले दिन एमा, नॉर्मन और रे अपने पिछले गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सिर्फ सिस्टर क्रोन का अचानक गेम में शामिल होना ही नहीं, बल्कि मामा का इतना शांत रहना भी अजीब था, जबकि उनका खेलने का एरिया फेंस के बिल्कुल पास था। इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर नॉर्मन को शक होता है कि बच्चों में से कोई एक उनका जासूस हो सकता है। इसी वजह से वो अपना राज दो और बच्चों के साथ शेयर करते हैं, डॉन और गिल्डा, जो उनके ही उम्र के थे। शुरुआत में डॉन उन पर विश्वास नहीं करता। उसे गुस्सा इतना आता है कि वो रे को मार देता है अपना गुस्सा निकालने के लिए। लेकिन गिल्डा अलग थी। उसने इस बात पर तुरंत विश्वास कर लिया, क्योंकि उसके लिए एमा, जो हमेशा अपनी मामा से इतना प्यार करती थी, उसका अचानक झूठ बोलना किसी ऐसी बात के लिए जो सच ना हो, ये सोचना भी मुश्किल था। फिर डॉन और गिल्डा को कन्विंस करने के बाद नॉर्मन एमा और रे को बताता है कि उसने डॉन और गिल्डा को टेस्ट किया था। उसने दोनों को अलग अलग जगह छुपी हुई रस्सी की लोकेशन बताई थी, और उसने सोचा था कि अगर किसी जगह से रस्सी गायब होती है तो वही शख्स जासूस होगा। और इसी तरह राज खुल जाता है, जासूस कोई और नहीं, रे ही था। असल में नॉर्मन ने रे को भी उसी गेम के जरिए टेस्ट किया था। जब वो पकड़ा गया तो रे आखिरकार सब कुछ मान लेता है और बताता है कि जब से वो छोटा था तभी से उसे ऑर्फनेज का राज पता था, लेकिन वो खुद को बचाना चाहता था, इसलिए उसने मामा के साथ मिलकर काम किया था। मामा ने उससे वादा किया था कि जब वो 16 साल का हो जाएगा तब उसे बाहर की दुनिया का एक गिफ्ट मिलेगा। रे ने उस दौरान हर बच्चे के बारे में मामा को जानकारी देनी थी, लेकिन खुशी की बात ये थी कि रे ने मामा को सब कुछ नहीं बताया था, और दूसरे शब्दों में रे पूरे वक्त से डबल गेम खेल रहा था। उसने ये तक कबूल किया कि उसने सब कुछ प्लान किया था ताकि एमा और नॉर्मन को ऑर्फनेज का राज पता चल सके। रे ने जानबूझकर कोनी का डॉल चुराया था और उसे हॉल में रख दिया था। ये जानकर एमा ने तुरंत उसे माफ कर दिया। वैसे ही नॉर्मन ने भी देखा कि रे का रोल शायद उनकी सच में मदद कर सकता है। उसी रात रे ने नॉर्मन को वो सामान दिखाया जो उसने इकट्ठा किया था ताकि उनके कानों में लगे ट्रैकर्स को निकाला जा सके। हालांकि उनका प्लान ये था कि वो सभी बच्चों को साथ ले जाएंगे, लेकिन रे के हिसाब से सिर्फ कुछ ही बच्चों को ले जाना बेहतर होगा, क्योंकि अगर ज्यादा बच्चे हुए तो पकड़े जाने का रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। रे तो ये तक सजेस्ट करता है कि नॉर्मन को एमा को ट्रिक करना चाहिए, जैसे वो सभी बच्चों को ले जाने का प्लान कर रहा है। लेकिन जब वो दिन आता है तो सिर्फ तीनों ही वहां होते हैं, और उनके साथ डॉन और गिल्डा, जो असल में ऑर्फनेज से भागने वाले थे। नॉर्मन को जब ये सब पता चलता है तो वो तुरंत ये आइडिया रिजेक्ट कर देता है कि एमा को धोखा दिया जाए, क्योंकि एक तो ये बहुत ही बुरा होता, और दूसरा नॉर्मन को तो वैसे भी एमा पसंद थी और वो उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता था। उस मुलाकात के बाद रे ने नॉर्मन से गद्दारी कर दी और मामा को बता दिया कि नॉर्मन उसे पॉइजन देना चाहता था। इस इंफॉर्मेशन को सुनकर मामा उसका शुक्रिया करती है। इसके अलावा मामा ने अगली डिलीवरी स्केड्यूल के बारे में भी बताया। पता चला कि अगली डिलीवरी जनवरी में होने वाली है, या फिर एग्जैक्ट कहें तो रे के 16वें बर्थडे पर। अगले दिन जब सभी टीनेजर्स एक साथ मिलकर भागने की तैयारी डिस्कस कर रहे थे, तभी अचानक उनके सामने सिस्टर क्रोने आ गई। शुरुआत में एमा और बाकी सबको डर लगा कि कहीं सिस्टर क्रोन उन्हें मामा के पास ना ले जाए, लेकिन उसके बाद सिस्टर क्रोन ने एक ऑफर दिया और अपनी टैटूज और ट्रैकिंग डिवाइस के निशान दिखाए। फिर उसने अपना असली मकसद बताया। सिस्टर क्रोन असल में मामा को, जिसका असली नाम इजाबेला है, हटाकर उसकी जगह लेना चाहती थी। अगर ये बच्चे भाग जाते हैं तो इजाबेला का नाम खराब हो जाएगा और उस पोजीशन पर सिस्टर क्रोन को रख दिया जाएगा। इसलिए सिस्टर क्रोन ने मामा से छुटकारा पाने के लिए साथ मिलकर काम करने का ऑफर दिया। लेकिन क्योंकि एमा और बाकी सब अभी भी सिस्टर क्रोन की कहानी को लेकर क्यूरियस थे, उसी रात उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोबारा क्रोन के रूम में जाकर उससे मिलेंगे। वहां सिस्टर क्रोन ने बताया कि ये सब कुछ एक लंबी लड़ाई के बाद हुआ, एक वॉर जो इंसान और डीमंस के बीच चली थी,
जहां डीमंस इंसानों का शिकार करना चाहते थे। लेकिन जब दोनों तरफ से लड़ाई बढ़ने लगी तब इंसान और डीमंस ने आपस में एक पीस ट्रीटी साइन किया और लड़ाई बंद कर दी, जिसके बदले ह्यूमंस को ये कुर्बानी देनी पड़ी कि कुछ लोगों को डीमंस के लिए भेजा जाए। और तभी बना ये ऑर्फनेज सिस्टम, जहां इंसानों को लिटरली लाइव स्टॉक बना दिया गया, जिंदा रहते हुए बड़े होने दिया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि डीमंस उनका शिकार कर सकें। और ग्रेसफील्ड हाउस, ये तो बस तीसरा ऑर्फनेज था उन सब में से जो सिस्टर क्रोन जानती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इतनी इंफॉर्मेशन देने के बावजूद भी क्रोन को एमा और उसके दोस्तों से कुछ भी रिटर्न में नहीं मिला, ना भरोसा ना साथ। लेकिन इस बार बच्चों ने ये सब जानबूझकर किया था, क्योंकि वो डर गए थे जब सिस्टर क्रोन ने ये जानना चाहा कि ट्रैकिंग डिवाइस को कैसे डिसेबल किया जा सकता है। अब जब रे को समझ आया कि क्रोन अब उनके मिशन का हिस्सा नहीं बन सकती, तो उसने अपना डबल एजेंट वाला खेल शुरू किया और सीधा मामा के पास जाकर बता दिया कि सिस्टर क्रोन मामा के खिलाफ कुछ करना चाहती है। और फिर जैसे ही एक्सपेक्टेड था, कुछ ही देर बाद मामा ने एक लेटर डिलीवर किया जिसमें लिखा था कि सिस्टर क्रोन को ट्रांसफर किया जा रहा है ऑर्फनेज नंबर 4 में। क्रोन डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि उसके हाथ कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिससे वो मामा को हटा सके। गुस्से में आकर उसने सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी एक बुजुर्ग औरत को जो गेट कीपर थी। लेकिन उस बुजुर्ग औरत ने बस इतना कहा, जब तक सब कुछ कंट्रोल में है टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और फिर उसने एक और बात बोली, इजाबेला मेरी सबसे खास स्टूडेंट रही है। अपनी अलग सोच और टैलेंट की वजह से इजाबेला को आखिरकार माँ बनने के लिए चुना गया, वही माँ जो फ्यूचर के नए ब्रिलियंट बच्चों को तैयार करने में कामयाब रही। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद मामा ने सब पॉसिबल खतरों को पहले से सोचना शुरू कर दिया था। इसी प्लानिंग के चलते उसने तुरंत एमा और नॉर्मन को पकड़ लिया जब वो दोनों डिवाइडिंग वॉल के पास घूम रहे थे। अब सब राज खुल चुके थे। एमा और नॉर्मन के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे थे, या तो हार मान लो या फिर भागने की कोशिश जारी रखो। सब कुछ बेकार सा लगने लगा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नेक्स्ट डिलीवरी का दिन आया और पता चला इस बार जो बच्चा भेजा जा रहा है वो रे नहीं नॉर्मन है। जैसे जैसे डिलीवरी का दिन पास आने लगा, एमा और रे बार बार नॉर्मन को समझाने की कोशिश करते रहे कि वो अकेला भाग जाए या कम से कम कहीं छुप जाए। जब तक सब मिलके भागने का वक्त नहीं आता, वो दोनों नहीं चाहते थे कि उनका दोस्त उनके सारे प्लान्स को छोड़ के हार मान ले। तभी रे ने अपना एक पुराना राज नॉर्मन से शेयर किया। बचपन में ऑर्फनेज आने से पहले रे एक जगह पर था जिसका नाम था हेडक्वार्टर्स। वहां उसने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को देखा था और उनके साथ कुछ डरावने डीमंस भी। रे को पूरा यकीन था कि ग्रेसफील्ड का गेट उसी जगह से कनेक्टेड है, इसीलिए उसने नॉर्मन को ये वार्निंग दी, द बिरांटी। फिर रे ने अपना ट्रैकिंग डीएक्टिवेटर नॉर्मन को दे दिया। अगली सुबह नॉर्मन ने अपना एस्केप प्लान एग्जीक्यूट किया। वो वॉल पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने वॉल के उस पार देखा उसका दिल संक गया। वहां एक गहरी खौफनाक घाटी थी जिसे पार करना इम्पॉसिबल लग रहा था। थोड़ी देर बाद एमा और बाकी सबको पता चला कि नॉर्मन वापस आ गया है और उन्हें उसकी ये मूव से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन खुशकिस्मती से जब सब होप खत्म हो रही थी, नॉर्मन ने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला, एक ब्रिज जिसे वो लोग यूज कर सकते थे भाग निकलने के लिए। और सबसे बड़ी बात, नॉर्मन ने ट्रैकिंग डीएक्टिवेटर का यूज ही नहीं किया। इसका मतलब था कि वो डिवाइस अब भी सेफ था और किसी और मौके पे यूज हो सकता था। नॉर्मन ने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों को एक मुश्किल मिशन में डालने से बेहतर खुद को कुर्बान कर दे। हाँ, इस बार नॉर्मन ने अपना दिल बड़ा किया और ये एक्सेप्ट कर लिया कि अब उसे अपने दोस्तों से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन नॉर्मन को पिक करने का वक्त आ गया था। जब वो गेट तक पहुंचा तो वहां एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। शुरुआत में नॉर्मन को लगा कि ये आदमी मिनर्वा है, वही मिस्टीरियस आदमी जिसके कोड्स उन्हें लाइब्रेरी बुक्स में मिले थे। लेकिन उस आदमी ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा, मिनर्वा को तो कब का हटा दिया गया है। फिर उस मिस्टीरियस आदमी ने एक और बात कही, मैं ही वो हूँ जिसने इंसानों और डीमंस के बीच का पुराना समझौता तय किया था। उस आदमी ने सिर्फ एक ही बात बोली, जो कुछ भी किया जा रहा है वो इंसानियत के भले के लिए है, चाहे उसमें उन बच्चों की बलि ही क्यों ना देनी पड़े जिनमें नॉर्मन जैसे ब्रिलियंट दिमाग होते हैं। इस हाल में नॉर्मन के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, सरेंडर करना। लेकिन जाने से पहले उसने ये कहना नहीं भूला कि अभी भी होप बाकी है। बाहर एक दुनिया है जहां कुछ लोग अब भी हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं, जिससे फ्यूचर में कोई भी इंसान उन जैसे दर्द से ना गुजरे। नॉर्मन के जाने के बाद एमा और उसके दोस्तों का हौसला टूटने लगा। रे इतना होपलेस हो गया कि उसने डॉन और गिल्डा को ट्रैकिंग डिवाइस दे दिया, अगर वो कभी भागना चाहें तो यूज कर सकें। एमा भी लगभग हार मान चुकी थी। ऊपर से मामा का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था और सबसे ज्यादा शॉक तब लगा जब मामा ने एमा को एक डील ऑफर की, अपनी पोजीशन मुझे दे दो और तुम मेरी जगह ले लो। 2 महीने बाद रे के बर्थडे से पहले एमा चुपके से उसके पास गई और यहीं पे सच सामने आया कि वो दोनों अब तक पूरी तरह हारे नहीं थे।
जब मामा उन सब पर नजर रखती थी, तभी एमा ने सीक्रेटली डॉन और गिल्डा को एक जिम्मेदारी दे दी थी, बच्चों को ट्रेन करने की, ताकि जैसे ही टाइम मिले वो अपना मिशन पूरा कर सके। रे ने सजेस्ट किया, हम ये सब आज रात ही करते हैं। उसके पास एक प्लान था, पूरे ऑर्फनेज को आग लगा देना, ताकि फायर देखकर मामा बिजी हो जाए और डीमन लॉर्ड सोचें कि ये कोई इमरजेंसी इवैक्यूएशन का पार्ट है। लेकिन सब कुछ परफेक्टली होने के लिए रे ने एक और एक्सट्रीम स्टेप उठाया। उसने खुद पर तेल डाल लिया। हाँ, उसने जान के ऐसा किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डीमंस कभी उसे पकड़ पाएं। वो चाह रहा था कि मामा वो दर्द महसूस करे जो उसने तब महसूस किया होगा जब उसका अपना बेटा, जिसे बचपन से पाला, प्यार दिया, आग में जल के उसके सामने खत्म हो जाए। लेकिन उस मोमेंट में भी एमा ने वक्त पर पहुंच के रे की जान बचा ली। वो मामा को ट्रिक करने में सक्सेसफुल हो गए। एमा वापस जुड़ गई थी उन बच्चों के साथ और रे भी अभी तक जिंदा था, सेफ था। जैसे ही रे मैच स्टिक गिराने वाला था, एमा ने उसे तुरंत पकड़ लिया और वहीं उसने अपना प्लान रिवील किया। एक ऐसा प्लान जिसमें किसी को अपनी जान देने की जरूरत नहीं थी। एमा ने रे की जगह एक डमी बॉडी रखी ताकि मामा को लगे कि रे सच में मर गया, और रे के कान में लगा ट्रैकिंग डिवाइस एक छुरी की मदद से डीएक्टिवेट कर दिया गया। एस्केप के दौरान जब सब वॉल की तरफ भाग रहे थे, तब एक और सच सामने आया। जो कुछ भी एमा कर रही थी वो एक्चुअली नॉर्मन के इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा था। नॉर्मन को पहले से पता था कि जब वक्त आएगा रे सुसाइड मिशन चूज करेगा। वो उस दिन उसके रूम में रखे केरोसिन के स्टॉक देख चुका था, और जब एमा उस दिन सबके सामने हारी हुई दिखी थी, वो भी सिर्फ एक ड्रामा था ताकि वो सीक्रेटली सारे बच्चों तक ये बात पहुंचा सके कि मामा उन सब के साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है। अब इन बच्चों को झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। वो अब सच जानते थे और तैयार थे ऑर्फनेज से निकलने के लिए। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, सभी बच्चों को ले जाना पॉसिबल नहीं था। जो बच्चे 4 साल से छोटे थे उन्हें जानबूझकर पीछे छोड़ा गया। तभी एमा ने एक छोटे से बच्चे से प्रॉमिस किया, मैं 2 साल बाद वापस आऊंगी तुम सबको यहाँ से निकालने के लिए। और जैसे ही वो लोग अपनी एस्केप रूट पे बढ़ने लगे, अचानक से एक वार्निंग अलार्म बज उठा। सिग्नल था कि डीमंस ने ब्रिज पे सिक्योरिटी और टाइट कर दी है, वही ब्रिज जहां से एमा और बाकी सब निकलने वाले थे। लेकिन ये भी नॉर्मन ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुका था। अपनी एक चिट्ठी में उसने एमा को गाइड किया था कि ब्रिज का रास्ता रिस्की होगा, इसलिए वो बच्चों को लेकर क्लिफ क्रॉस करें, वो खाई जिसे पहले इम्पॉसिबल माना गया था। एमा की बारी आई ही थी, तभी अचानक सब हैरान रह गए क्योंकि मामा वहां आ गई थी। सबको हैरानी इस बात की थी कि मामा कैसे पहुंच गई, लेकिन उसके कहने के मुताबिक ये जगह वही थी जहां कभी उसने खुद को छुपाया था जब वो यहाँ से भाग रही थी। लेकिन जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो इजाबेला ने फाइनली हार मान ली और डिसाइड किया कि वो एक मां बनेगी और अपने वूम्ब में जो बच्चा था उसकी जिम्मेदारी उठाएगी। एम्मा के कन्फेशन के मुताबिक मामा ने उसे सब कुछ दिया है, न इसलिए कि वो सबको प्रोडक्ट समझती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उन सबको वैसे ही प्यार दिया, वैसी ही फीलिंग्स दी जैसे एक माँ अपने खुद के बच्चों को देती है। इसी वजह से आज सब बच्चे इतने स्ट्रांग और ब्रिलियंट बने हैं। लेकिन फिर भी एम्मा अपने दोस्तों को दूसरी तरफ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी, चाहे मामा उस रोप को ही क्यों ना काट दे। मामा को अब अपने किए हुए हर एक काम का सच में अफसोस है, और सबसे बड़ा सच ये है जो बच्चा उसके पेट में था वो रे था। एक ऐसा बच्चा जो अपनी माँ के होने के बावजूद जिंदगी भर उसकी पहचान के बिना बड़ा हुआ। फिर मामा वापस ऑर्फनेज गई और उन छोटे बच्चों से माफी मांगी जो फेंस के उस पार कब से उसका इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त जंगल के बीच एम्मा ने बच्चों को एक पेन दिखाया जो नॉर्मन छोड़ गया था, लेकिन असल में ये पेन नॉर्मन का नहीं था। ये तो सिस्टर क्रोन ने छुप के दिया था जब उसे ट्रांसफर किया जा रहा था। और फिर पता चला ये पेन विलियम मिनर्वा का है, एक ऐसा पेन जो एक आउल का हॉलोग्राम प्रोजेक्ट करता है जो आगे जाकर उन सब बच्चों को एक सेफ जगह तक गाइड करेगा। दूसरी तरफ इजाबेला को उसकी सबसे बड़ी गलती के लिए आखिरकार सजा मिल ही गई। एम्मा और कुछ बच्चों को भाग जाने देना ये उसकी सबसे बड़ी चूक थी, और इस चूक के लिए उसे एक भयानक अंजाम का सामना करना पड़ा। एक डीमन आया और उसने इजाबेला को मार दिया।